हमारे विद्यालय संचालक महोदय आदरणीय श्री कमल आलोक प्रसाद सर को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और अपना शुभकामना संदेश बच्चों को दें। सर के लिए तालियां एक बार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 75वें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर विद्यालय में पधारे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान राधा किशन जी यादव साहब, श्रीमान गोकुल प्रसाद जी यादव साहब, दोनों मित्रगण, अतिथिगण ब्यावरा कोर्ट में पदस्थ हैं। विद्यालय परिवार उनका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। साथ ही विद्यालय संचालन समिति अध्यक्ष श्री देवी सिंह यादव सर का हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने जटिल समय में, इतने कठिन समय में जब 26 जनवरी का कार्यक्रम हमारे पब्लिक स्पोर्ट्स ग्राउंड पर चल रहा है और वो आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है, इसके लिए देवी सिंह यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो श्रद्धेय मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, याद करता हूँ और हृदय से भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। जब किसी राष्ट्र का संचालन किया जाता है तो उसका अपना एक संविधान बनाया जाता है, अपना एक विधान बनाया जाता है। हमारा यह संविधान 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, उनकी प्रारूप समिति की अध्यक्षता में लागू किया गया था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तिरंगे की आन बान शान और राष्ट्र के सम्मान के लिए आज हम आज के हॉलीडेज में भी इकट्ठे हुए। भारत सरकार ने, भारत के संविधान ने हमें 3 छुट्टियाँ दी हैं, 3 अवकाश दिए, जिसमें आज का अवकाश था। पर हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के आन बान शान के लिए, तिरंगे की मान के लिए हम आज छुट्टी में भी आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर आए। इसके लिए बहुत बहुत आपका विद्यालय आभार रहेगा, आपके पेरेंट्स का विद्यालय बहुत बहुत आभारी रहेगा। 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके पूर्व का किस्सा हम अपने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन हम सुनते रहते हैं कि ये जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या है। उसकी कहानी को हम 15 अगस्त के दिन हमारे अतिथिगण सुनाते हैं, बताते हैं कि यह आज़ादी मिलने के बाद का संविधान है। हम उससे पहले गुलाम हुआ करते थे। बरसों की गुलामी के बाद हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई थी, उससे ये संविधान तैयार हुआ। इस भारतीय संविधान ने हमें, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने जो हमें हमारे अपने मौलिक अधिकारों कर्तव्यों के साथ जो लिखा है, उसका हम अक्षरता, कानूनता पालन करते हैं। हमारा ये राष्ट्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। ये जो राष्ट्र है, ये किसी भी अन्य देश के कानून के अनुसार नहीं चलता है, क्योंकि हम संप्रभुता संपन्न राष्ट्र 1950 में हो गए। किसी भी राजा महाराजा का इस भारत सरकार पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम संप्रभुता गणराज्य हैं। हमारा ये संविधान बताता है, हमें अधिकार देता है कि हम समाजवादी गणराज्य में रहते हैं। समाजवादी गणराज्य से तात्पर्य रहता है कि यहाँ पर इस राष्ट्र में जितने भी जाति, धर्म और समाज हैं, उनको सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है जीने की। उनके अपने मौलिक अधिकार हैं, उनके अपने कर्तव्य। इस प्रकार समाजवादी गणतंत्र राज्य ये है हमारा भारत। पंथ निरपेक्ष
गणराज्य है हमारा। इस राज्य में, इस राष्ट्र में जिसका नाम भारत, डेट इज इंडिया, ये पंथ निरपेक्ष है। यहाँ की जनता को अपना पंथ चुनने का पूर्ण अधिकार है। हर पंथ को अधिकार है कि स्वतंत्रता से अपना प्रचार विसार कर सके, अपने कार्यक्रम कर सके, और जनता को अधिकार है कि मन पसंद का पंथ वो अपना पसंद कर सकते हैं। ये पंथ निरपेक्षता के माध्यम से हमको भारतीय संविधान ने दिया। हमारा राष्ट्र लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य से मतलब ये होता है कि इस राष्ट्र में राजा महाराजाओं का शासन नहीं होगा, निजामों का शासन नहीं होगा, अंग्रेजों का शासन नहीं होगा, कि हम कोई कॉलोनी नहीं है ब्रिटेन की कि इस पे किसी का शासन चले। हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय संविधान ने हमें 3 प्रकार की शक्तियां काम करने के लिए अलग अलग दिए: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके माध्यम से भारतीय संविधान अपने कानूनों के माध्यम से भारत की जनता की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये भारतीय संविधान की ही ताकत है कि जनता से जनता का प्रतिनिधित्व, जनता से ही जितने भी संविधान में पद हैं वो जनता से ही निर्वाचित होके जाएंगे। यानी लोकतंत्र की पूरी हमें आज़ादी है। लोकतंत्र के माध्यम से हम जनता में चुनाव होता है और जनता से ही इस संविधान के बड़े बड़े पदों पर जाकर संचालन होता है। ऐसा भारतीय संविधान हमें हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमें मिला था। इसमें इस संविधान को बनाने में, जैसा कि बताया था यादव साहब ने, कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। बड़ा लंबे समय लगा था कि भारत की जनता को किसी भी तरीके से भविष्य में कोई परेशानी ना हो, उसको ध्यान में देते हुए इस संविधान में हर चीज को रखा गया कि उनकी रक्षा हो सके। अब इस गणतंत्र दिवस के मौके पर यदि मैं इन महापुरुषों को भावांजलि या श्रद्धांजलि अर्पित ना करूं तो मेरा आज ये 75वां गणतंत्र दिवस पूरा नहीं होता है। आजादी की ये लड़ाई तो वर्षों से चल रही थी, परंतु 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे उनको मैं आज पुनः सरदार पटेल के इस मंच से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, शहीद मंगल पांडे, कुंवर सिंह, अजीम उल्ला खां, जो 1857 से इस स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, और स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद ही भारत का संविधान तैयार हुआ था। तो आज उनको सरदार पटेल के इस मंच से हम हृदय से भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही 1947 के भी कई क्रांतिकारी महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, उन्हें भी आज इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का मन करता है। और पूरे बच्चों की तरफ से, विद्यालय परिवार की ओर से मैं पुनः महात्मा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, बिपिन चंद्र पाल जी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे कई क्रांतिकारी, सैकड़ों लाखों क्रांतिकारियों को आज इस सरदार पटेल के मंच से माध्यम से मैं भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें याद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान के निर्माण में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो 299 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परंतु ड्राफ्टिंग कमेटी, जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की टीम में जो 6 मेंबर्स थे, आज उन्हें हम अपने सरदार पटेल के मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसमें के एम मुंशी साहब,
मोहम्मद साहुद्दुल, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव, टी कृष्णमाचारी, इन 6 लोगों को जो उनकी प्रारूप समिति में थे, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, उन्हें सरदार पटेल के इस मंच के माध्यम से हम इस संप्रभु राष्ट्र सौंपने के लिए हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भावांजलि अर्पित करते हैं। 299 की सदस्यों की इस कमेटी में 15 महिलाओं का अपना एक योगदान था। उनमें 15 महिलाओं को आज भूलना नहीं चाहूंगा। उनकी भूमिका इस भारतीय संविधान निर्माण में जो रही है, इसलिए मंच के माध्यम से मैं उन्हें याद कर रहा हूं। स्वामीनाथन जो मतदान अधिकार की उन्होंने अपनी पैरवी करी, तमिलनाडु क्षेत्र से आती थी, वो बाल विवाह और देवदासी जैसी कुप्रथाओं के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, वो हमारी इस भारतीय संविधान की कमेटी में उनका अपना योगदान रहा। बेगम कुदसिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के राजसी परिवार से आती थी और हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्षधर में इन्होंने अपना लड़ाई लड़ा और भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी में हिंदी को राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए इन्हें अपनी पैरवी करी। इनके धर्म के लोगों ने इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। इनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि ये अन्य धर्म मुस्लिम धर्म से आती थी। इसलिए आज इनको इस मंच के माध्यम से बेगम कुदसिया को मैं हृदय से भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दाक्षायणी वेलायुधन जो केरल की निवासी थी, दलित महिला थी, इनको सड़कों पर चलने में भी लोग पत्थर या बहुत बुरी नजर से देखते थे। उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी और आरक्षण के खिलाफ इन्होंने संविधान में अपनी बात रखी। ये महिला, दलित महिला जो आरक्षण की जिसको पैरवी करनी थी, उसने आरक्षण के खिलाफ भारतीय संविधान में अपना पक्ष रखा कि संविधान में आरक्षण नहीं होना चाहिए और खुद प्रताड़ित थी। तो आज इन्हें हम फिर मंच के माध्यम से याद कर रहे हैं। एनी मैस्क्रीन का यह रोल था। रियासतों को विलयकरण में सरदार पटेल के साथ इन्होंने अपना एक योगदान दिया और हिंदू कोड बिल पर इन्होंने अपनी चयन समिति में हिंदू कोड बिल को कोड किया। इस पे संविधान में कुछ पॉइंटों को उल्लेख कराने में अपना योगदान दिया एनी मैस्क्रीन ने। दुर्गाबाई देशमुख ने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया। अंग्रेजी तो चलाए जा रहे थे स्कूल कॉलेजों में, जो अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जा रही थी, इनने पुरजोर विरोध किया और हिंदी को बढ़ावा दिया। इन्होंने हिंदी के माध्यम के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, क्योंकि ये चाहती थी दुर्गाबाई देशमुख कि हिंदी ही हमारे राष्ट्र की भाषा बने, और राष्ट्रभाषा बनी। तो उस लड़ाई को ये लड़ रहे थे 1950 के बाद, और 1950 में भारतीय संविधान के प्रारूप कमेटी में इन्होंने अपना पॉइंट रखा है। तो इनका योगदान आज हम भूलेंगे नहीं। उसी प्रकार गुजरात की हंसा जीवराव मेहता, इन्होंने पुरुष शब्द पे अपना मत व्यक्त किया कि पुरुष शब्द को हटा दिया जाए। महिला और पुरुष शब्द भारतीय संविधान में नहीं आना चाहिए। हम चाहते हैं कि समानता का अधिकार मिले। इस पुरुष शब्द की जगह मानव शब्द इस्तेमाल किया जाए। इनने अपना पक्ष रखा। अब भारतीय संविधान को जब हम पढ़ेंगे तब उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे बिंदुओं पर डिस्कशन हुआ है। पूरा ऐसा नहीं कि एक दिन में संविधान बन गया, 2 दिन में संविधान बन गया, पूरा 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना है। कितना डिस्कशन हुआ है, कितनी मीटिंग हुई है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए बैठना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके वो फाइनल होता है। तो ये मैंने आपको हंसा जीवनराव मेहता के बारे में बताया, इन्होंने पुरुष शब्द का विरोध किया। उसके बाद सरोजनी नायडू जो एक क्रांतिकारी भी थी और आजादी में जिनका अपना योगदान था। प्लेग की बीमारी जिस प्रकार से हमारे उस समय फैली थी भारतवर्ष में, इनने बढ़ चढ़कर मरीजों की देखभाल करी। प्लेग बीमारी से मैं आपसे तात्पर्य बता दूं, जिस प्रकार कोरोना को आप जानते हैं, जो कोरोना आया था तो क्या स्थिति निर्मित हुई थी, इसी प्रकार प्लेग की बीमारी हमारे उस समय आई थी। तो सरोजनी नायडू ने उसमें बढ़ चढ़कर
जो मरीज थे, जिनकी तबीयतें खराब हुई थी, उनको स्वास्थ्य के लिए चिंता करी और उनके बीच में रही। वो सुचेता कृपलानी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ रही और ये एक बार जेल भी गई। महिला का जेल जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण होता है, पर वो जेल गई सिर्फ इसलिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी का इन्होंने साथ दिया। विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बड़ी बहन थी ये। हम नेहरू जी को जानते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बड़ी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। आपातकाल का इन्होंने विरोध किया। जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था तो इन्होंने विरोध किया और अपनी पार्टी छोड़ दी। ऐसे, और ये भी कमेटी में थी। कमेटी के मेंबर्स बता रहा हूं, 299 में से 15 जो मेंबर्स महिलाएं थी, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं और इस मंच के माध्यम से उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाह रहा हूं, भावांजलि देना चाह रहा हूं। कमला चौधरी ने जब तिरंगा फहराया था स्वतंत्रता के पूर्व, तो इनको जेल जाना पड़ा और ये एक बार जेल नहीं गई, बार बार इनने झंडा फहराया और 6 बार जेल गई है। इतनी बड़ी शख्सियत कमला चौधरी, जो मेरठ की निवासी थी, उत्तर प्रदेश की निवासी थी, पर एक जिद थी कि नहीं, स्वतंत्रता के बाद हम तिरंगा फहराएंगे और तिरंगे हमारी आन बान शान का चिन्ह है, और इनको 6 बार जेल जाना पड़ा। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के ढाका से लीला राय ने जब दंगे हुए थे तो 400 महिलाओं को बचाया था। 400 महिलाओं को इन्होंने दंगे के क्षेत्र से निकालकर बचाव काम किया था, इसलिए इस कमेटी में आई थी। क्योंकि दंगे 47 के लगभग होते रहते थे। जब हमें आजादी मिली थी तब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो उन्होंने 400 महिलाओं को जब बचाया तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने तय किया कि हमें लीला राय की भी राय लेना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक अच्छा काम किया है। मालती चौधरी को महात्मा गांधी जी तूफानी कहते थे। कारण यह है, इसका गरीब किसानों और आदिवासियों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इनको आदिवासी लोग, गरीब लोग, किसान लोग इनको मां कहकर भी पुकारते थे। तो आज मालती चौधरी को हम, जो तूफानी नाम से प्रसिद्ध थी उस समय, हृदय से आज पुनः भावांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। रेणुका राय, पैतृक संपत्ति में अधिकारों की इन्होंने मुहिम लड़ी और महिलाओं के लिए इन्होंने भारतीय संविधान में अपना पक्ष रखा कि जो पिता की संपत्ति है उसमें महिलाओं की भी संपत्ति का हक हमें मिले। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में पिता के बाद उसको बेटों को हक मिलता है संपत्ति में, इन्होंने अपना पक्ष रखा था कि हमें महिलाओं को भी अपनी संपत्ति में हमें हक मिलना चाहिए। राजकुमारी अमृत कौर ने सबसे पहले, जब आजादी के बाद एम्स बनाए जा रहे थे, एम्स बने देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल, उस समय सरकार के पास आय के साधन नहीं थे। टैक्स का कोई क्राइटेरिया तय नहीं हुआ था कि कहां से पैसा आएगा भारत सरकार के पास। राजकुमारी अमृत कौर ने भारत में घूम घूम के पैसा इकट्ठा करा और एम्स को खड़ा करने में अपना अहम योगदान निभाया। इसलिए आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूर्णिमा बनर्जी दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ रही और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और वो भी जेल गई। और उन्होंने जेल में रहते हुए उस महिला ने बीए की पढ़ाई पूरी करी। मैं 15 नाम बता पा रहा हूं आप लोगों को। हम भी क्या है, पूरा चिंतन करते हैं, रिकॉर्ड निकाल के लाते हैं। और जब गणतंत्र दिवस है आज, 75 साल बाद हम इसको मना रहे हैं, तो 75 साल पहले की इन महिलाओं को क्यों ना याद किया जाए, जिन्होंने आज भारतीय संविधान को इतने मजबूती के साथ हमें सौंपा है। हम इतनी स्वतंत्रता से आज यहां बैठे हैं कि आप इसके लिए उनका ऋणी होना चाहिए। अब जब हमें इतना अच्छा राष्ट्र मिल ही गया है, जब हमारे इन क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने इतना अच्छा भारतीय संविधान तैयार करके हमें सौंप दिया है, तो अब इसे मेंटेन करने की जवाबदारी हमारी बनती है। क्योंकि अब भारत आप लोगों को देख रहा है, आप लोगों की शिक्षा को देख रहा है,
अब समय आ चुका है कि आप इस राष्ट्र को कैसे संभाल के रखेंगे, क्योंकि आपको बहुत सुंदर, बहुत बड़ा भारतीय संविधान मिल गया है। इसकी रक्षा की जवाबदारी आपकी है, तिरंगे की रक्षा की जवाबदारी आपकी है, इस राष्ट्र को बचाने की जवाबदारी आपकी है। इस राष्ट्र में किसी भी प्रकार का कोई दंगा ना हो, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, इस राष्ट्र में भाषा की लड़ाई हो, ना क्षेत्र की लड़ाई हो, ना धर्म की लड़ाई हो, ना जाति की लड़ाई हो, ना वर्ग की लड़ाई हो। इसकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी और वो जवाबदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि राष्ट्र आपको देख रहा है, आपकी शिक्षा को देख रहा है। इसके लिए जरूरी है कि आप जब स्कूल आते हैं तो शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, पूर्ण शिक्षा लें, और शिक्षा लेने का माध्यम भी आपको अपना तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्केट में कई प्रकार की चीजें मिलेंगी, अच्छी चीजें भी मिलेंगी तो खराब चीज भी मिलेंगी। अब हमें पसंद करना पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या खराब। तो सबसे अच्छी सीख का मैं आज एक उदाहरण दे जाऊंगा, बस आपको बता के जा रहा हूं कि राम के 16 गुणों को अपने में उतार लीजिए। राम से ही राष्ट्र है, बता रहा हूं, राम है तो राष्ट्र है। तो राम ने जो जिया है वो अपने में उतार लीजिए। राम कितने दयालु थे, राम कितने कृपालु थे, राम कितने आदर्श वाले व्यक्ति थे, राम कितने आज्ञाकारी थे, राम कितने धैर्यवान थे, राम कितने सदाचारी थे, राम कितने सच्चावादी थे, राम कितने वीर थे। राम के जितने भी गुण हैं उसको लिस्ट आउट करिए और देखिए, एक दिन लिस्ट पे टिक करिए कि मैं कितना मैं खरा उतर रहा हूं। राम के आदर्शों को ताल लीजिए, अपने आप आपके आगे मर्यादा नाम शब्द लग जाएगा। हमने भी विचार किया है। देखिए, राम को हमने वर्षों से पढ़ा है, पर कुछ दिनों में ज्यादा पढ़ लिया, कुछ दिनों में ज्यादा राम हमसे पढ़ाई में आ गए हैं। अब जब हमने राम को पढ़ा तब समझ में आया कि हमें तो अपना स्कूल का संचालन राम के गुणों के आधार पर करना चाहिए, और राम के गुणों के आधार पर यदि शिक्षा प्रसारित की जाएगी, दी जाएगी, तो मैं यहां मंच के माध्यम से बिल्कुल आश्वस्त हूं कि 100% बच्चा इस राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेगा। राम का एक सबसे बड़ा गुण धैर्यवान का मैं इसलिए छोटा सा एक उदाहरण बता रहा हूं। जब माता सीता का मालूम पड़ गया था कि रावण श्रीलंका में ले गया है, लंका ले गया है, फिर भी उन्होंने पूरा का पूरा बरसात निकलने तक का इंतजार किया था कि बरसात निकल जाए, मेरे सैनिकों को परेशानी ना हो, उसके बाद हम कूच करेंगे लंका की ओर। ये उनमें धैर्य था। और आज्ञाकारी का तो आप समझ गए होंगे। पिता ने बोला कि आपको 14 साल का वनवास जाना पड़ेगा, माता ने बोला कि 14 वर्ष के लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा, तुरंत तैयार, तुरंत जय माता है और चल दिए। तो राम के बहुत सारे गुण हैं। सत्यवादी, कभी उनने झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, सदाचारी, वीर, हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त थे वो, पूरी योग क्रियाओं में लगे रहते थे, गुरु ने जो बोला वो कर देते थे, गुरु का कहना मानते थे वो, गुरु भी उन्हें बड़ा पसंद करते थे। तो ऐसे हम अब अपनी शिक्षा पर राम को केंद्रित करेंगे। आने वाले समय में राम के गुणों के आधार पर कुछ नया प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए समय के अनुसार परिस्थितियां चेंज होती हैं। अब जब भारत के प्रधानमंत्री ने बोल ही दिया है कि राम से ही राष्ट्र, तो इस राष्ट्र जब ही मजबूत होगा जब हम अपनी शिक्षा में अच्छे अच्छे तत्वों को लेके आएंगे। तो आज का इस भारतीय संविधान दिवस जब लागू हुआ था तब आज ये मंच सजा हुआ है। तो मैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारे और हमारे इन 3 बच्चों के माता पिता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज गणतंत्र दिवस के इस मौके पर स्पेशल बच्चों को तैयार किया है। और इनके माता पिता को भी मेरी शुभकामना है। और यहाँ बैठे जितने भी सब बच्चे जो आज इस कड़ाके की ठंड में आज 75वें गणतंत्र दिवस पर उपस्थित हुए हैं और अनुशासित होते हुए आपने जो आज आपका परिचय दिया है, इसके लिए आपके माता पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ उपस्थित समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का भी धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने
एक अच्छा कार्यक्रम संचालन करने का जो प्लानिंग करा था, और आपने जो मंच सजाया है, फ्री का मंच जो सजा है, फ्री का मतलब कम पैसे में जो मंच आज तैयार किया है, इसके लिए यहाँ का प्रबंधन और शिक्षक शिक्षिकाएं और डेकोरेशन के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी विभा मैडम जो पूजा अर्चना में पिछले कितने वर्षों से पूजा अर्चना करा करा के इस विद्यालय पे अपना मजबूती प्रदान करी हुई है। ईश्वर का आशीर्वाद इस विद्यालय को जो मिला है उनकी अपनी पूजा से मिला है कि वो इतनी अच्छी पूजा कराती हैं कि हमारा ये केंद्र बिंदु, हमारे इस विद्यालय में कहीं ना कहीं कोई शक्ति काम कर रही है। इस विद्यालय पे कोई आंच आती नहीं है, उसका कारण विद्यालय में मैडम के द्वारा पूजन है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। और ये तो आप सब जानते हैं कि विद्यालय की मजबूती के लिए हमारे देवी सिंह सर हर समय तैयार रहते हैं। उनने पूरा अपना तन मन धन इस विद्यालय को समर्पित कर रखा है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि विद्यालय के बचाव के लिए, विद्यालय को बचाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। नहीं तो वो चाहते तो अपनी अच्छी नौकरी करते और अपने अच्छे खुश रहते कहीं पे, पर उन्होंने एक समर्पण भाव से जो विद्यालय के लिए काम किया है उसके लिए मैं और मेरा विद्यालय उनका बहुत बहुत आभारी है। और उनका मित्र मंडल का भी आभारी है जो उन्हें समय समय पर गाइड करते हैं। और 2 मित्र उनके आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, तो मुझे बात बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनके मित्र और मेरे भी मित्र आज इस 75वें गणतंत्र दिवस पर 2019 में पधारे। तो उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय हिंद, जय भारत।